सूरज की तपती धूप अनीका के थके हुए चेहरे पर एकदम सीधी पड़ रही थी। जब उसने आंखें खोली तो शरीर में रत्ती भर भी जान महसूस नहीं हो रही थी। रोशनी इतनी ज़्यादा चुभ रही थी कि उसने फ़ौरन अपनी पलकें मूंद लीं। कुछ देर तक वो वैसी सुस्त पड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखों को उस उजाले का आदी होने दिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, भाई मैं हूँ कहाँ आखिर। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई और पिछली रात की धुंधली यादों को जोड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने अपने ऊपर से रजाई हटाई, उसके तो होश ही उड़ गए। वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसके मन में सवालों का वह बंडर उठ खड़ा हुआ। ये सब कैसे हुआ? मैं यहाँ इस हालत में क्या कर रही हूँ? मेरे कपड़े किसने उतारे? उसे बस इतना याद आ रहा था कि रिया शर्मा उसे सहारा देकर पिछले कमरे तक छोड़ने आई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ एकदम ब्लैकआउट था। अचानक एक खौफनाक ख्याल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। किसी ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मेरा बलात्कार हुआ है। उसने कांपते हाथों से फिर रजाई हटाई और अपने शरीर को देखा। गले पर वो गहरे लाल निशान, बिस्तर पर फैला खून का धब्बा और शरीर का वो जानलेवा दर्द। सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। अनीका की शादी हो चुकी थी। वो जानती थी कि अब वो कभी खुद को पाक-साफ़ साबित नहीं कर पाएगी। वो अपने पति विवान सिंघानिया को ये कैसे समझाएगी कि उसने अपनी पवित्रता किसी अजनबी के हाथों खो दी है। डर और घबराहट के मारे वो जल्दी से उठी, ज़मीन पर बिखरे अपने कपड़े समेटे और बिना टाइम ख़राब किए बाथरूम की तरफ भागी। अभी वो अंदर गई ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। विवान सिंघानिया अपनी माँ सरला और रिया शर्मा के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरे का सीन देखते ही सरला सिंघानिया के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने एकदम कड़क आवाज़ में कहा, देखा तुमने, इसके साथ वाकई ज़बरदस्ती हुई है। विवान जल्दी से इस बिस्तर पर लगे खून के धब्बे की फ़ोटो ले लो, ये हमारे बहुत काम आएगी। चलो अब यहाँ से निकलो। विवान के चेहरे पर दुख की बजाय एक अजीब सी जीत वाली फीलिंग थी। उसने रिया को अपनी ओर खींचते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, अब मेरे पास इसे तलाक देने का सबसे तगड़ा बहाना है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के असली प्यार से शादी कर सकता हूँ। रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने विवान की बाहों में सिमटते हुए बड़े लाड से कहा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और मेरी जान, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊँगी। आखिर मेरी बहन हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जो गई है। बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ी अनीका ये सब सुन रही थी। उसे अपने ही सुनने की ताकत पर शक होने लगा। क्या उसका अपना पति और उसकी अपनी सगी बहन उसके खिलाफ ऐसी घटिया साजिश रच सकते हैं? वो पत्थर की मूरत बनी अंदर ही खड़ी रही। जब उनके कदमों की आहट दूर हो गई तब वो बाहर निकली। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, कपड़े पहने और बदहवासी की हालत में वहाँ से निकल गई। अनीका के जाने के कुछ ही देर बाद करण मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और कहा, हेलो बॉस, वो औरत यहाँ से जा चुकी है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उसकी बेगुनाही का सबूत ज़रूर दिखाऊंगा। यह कहकर उसने भी उस बिस्तर की तस्वीरें लीं। अनीका हमेशा से एक खुददार और मजबूत औरत रही थी। उसकी शादी विवान से घर वालों की मर्जी से हुई थी। 4 महीने बीत चुके थे और भले ही उसके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था, पर उन्होंने तय किया था कि वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे। अनीका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया अपने ही स्वार्थ के लिए उसे इस कदर दलदल में धकेल देगी। जब अनीका टैक्सी से घर पहुंची तो घर का माहौल किसी शमशान जैसा भारी था। जैसे उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, विवान की नफरत भरी नज़रों ने उसका स्वागत किया। सरला सिंघानिया तो जैसे फटने को तैयार थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बेशरम औरत, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई जो इन गंदे कदमों से फिर से इस घर की दहलीज लांघ रही है? विवान भी पीछे नहीं रहा। वो दहाड़ते हुए बोला, शादीशुदा होने के बाद भी तुझे गैर मर्दों के साथ रात गुजारते शर्म नहीं आई? क्या तू इतनी गिर गई है कि तुझे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं? अनीका उसे देख रही थी और सोच रही थी कि कोई इंसान इतना बड़ा पाखंडी कैसे हो सकता है। उसे अच्छे से याद था कि विवान ने ही
उसे वो ड्रिंक दी थी, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे। विवान चिल्लाया, यह शादी आज और इसी वक्त ख़त्म। मैं एक कैरेक्टरलेस औरत के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब अनिका की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। उसने ताना मारते हुए जवाब दिया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखो विवान। जिस पति ने खुद अपनी पत्नी को नशे की हालत में किसी के हवाले कर दिया हो, उसे कैरेक्टर की बात करना शोभा नहीं देता। मुझे तुम्हारी और रिया की सारी करतूतें पता चल चुकी हैं। तुम्हें तलाक चाहिए था तो सीधा मांग लेते। ये गंदा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अनिका को सच कैसे पता चला। तभी सरला सिंघानिया ने बीच में कूदते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की? तू तो समाज के नाम पर कलंक है। तुझे तो कहीं डूब मरना चाहिए। विवान ने उसे धमकी देते हुए कहा, चुपचाप तलाक के कागज़ों पर साइन कर और यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं तेरी ज़िंदगी नरक बना दूंगा। अनिका उसकी बात अनसुनी कर ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी सरला सिंघानिया ने झपट्टा मारकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे बेरहमी से कमरे की तरफ घसीटने लगी। अनिका का शरीर पहले ही जवाब दे चुका था और इस चोट ने बची खुशी कसर पूरी कर दी थी। उसे बस इतना याद है कि उसका सिर चकराया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब 3 दिन बाद उसकी आँख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी और उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। शरीर में भयंकर कमजोरी थी। उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या बदतमीजी हुई थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँची, इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। अस्पताल के उस सूने कमरे में खुद को अकेला पाकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी। उसकी सौतेली माँ मोहिनी ने जिद करके उसकी शादी सिंघानिया ख़ानदान में करवाई थी, जो देश के सबसे रईस परिवारों में से एक थे। विवान घर का छोटा बेटा था, इसलिए मोहिनी चाहती थी कि अनिका छोटे बेटे से शादी करे, ताकि उनकी अपनी बेटी रिया की राह आसान हो जाए और वो ओबराय ख़ानदान की बहू बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओबराय परिवार का वारिस अर्जुन किसी और से शादी करके लौटा था, जिससे सारा खेल बिगड़ गया। अनिका इन्हीं उलझनों में खोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अजनबी आदमी अंदर दाखिल हुआ। अभी अनिका अस्पताल के बिस्तर से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि विवान सिंघानिया का वकील किसी साये की तरह कमरे में घुस आया। उसने कोई तमीज़ बमीज़ नहीं दिखाई, बस एक कुर्सी खींची और अनिका के सामने एकदम जमकर बैठ गया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से वो कागज़ निकाले जो अनिका की बची खुची ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वकील ने बड़े रूखेपन से कहा, श्रीमती अनिका, इन तलाक के कागज़ों पर साइन कर दीजिए और विवान जी के साथ अपना ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म समझिए। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस घटियापन पर हंसे या अपनी फूटी किस्मत पर रोए। विवान सिंघानिया कितना गिरा हुआ बंदा हो सकता है, इसका अंदाज़ा उसे आज हो रहा था। उसे इतनी भी क्या जल्दी मची थी कि उसने अनिका के अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक का वेट नहीं किया। अनिका ने अपनी आवाज़ थोड़ी सख्त की और पूछा, और अगर मैं साइन करने से मना कर दूं तो? उसके मन में एक सेकंड को ख्याल आया कि अगर वो साइन नहीं करती तो विवान और उसकी माँ का क्या होगा। कम से कम वो रिया के साथ अपने घरवाली वाला सीन तो सेट नहीं कर पाएंगे। आखिर नशा तो विवान ने ही दिया था, वो उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। लेकिन वकील के चेहरे पर तो एक कमीनी और कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मेज़ की तरफ झुकते हुए दबी आवाज़ में धमकी दी, तो फिर आप मेरे क्लाइंट को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर देंगी। हम आपके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा देंगे और उसे सरेआम नीलाम कर देंगे। याद रखिएगा, आप एक नाजायज़ औलाद हैं। आपकी माँ का जो पुराना पास्ट था, उसे दिल्ली के अखबारों में चटकारे ले लेकर छपाया जाएगा। अनिका का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के उस कड़वे सच से दूर भागने की कोशिश की थी। लोग कहते थे कि उसके मम्मी पापा की शादी से पहले ही उसका जन्म हो गया था। जब उन दोनों ने फाइनली शादी करने का फ़ैसला किया तो एक एक्सीडेंट ने उनकी माँ को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। तब से नाजायज़ का ये लेबल अनिका के माथे पर चिपक गया। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब उसके पिता ने मोहिनी से शादी कर ली और फिर रिया पैदा हुई। पिता के रहते मोहिनी ने उसे जैसे तैसे झेल लिया,
ना कभी प्यार दिखाया और ना कभी खुलकर नफरत की। लेकिन पिता की मौत के बाद तो सब कुछ ही बदल गया। पिता की वसीयत ने तो मोहिनी के अंदर की नफरत को ज्वालामुखी बना दिया था। मानिक शर्मा ने अपनी सारी जायदाद दोनों बेटियों में बराबर बांटी थी। मोहिनी के लिए किसी जहर से कम नहीं था। उनकी नज़र में अनिका को घर में रहने देना और उसे शर्मा सरनेम देना ही बहुत बड़ा एहसान था। अपनी सगी बेटी रिया के बराबर उसे हक मिलना मोहिनी को कभी हजम नहीं हुआ। वकील ने उसे सोच में डूबा देखकर फिर टोकते हुए कहा, देर मत कीजिए अनिका जी, साइन कीजिए। अनिका ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके हाथ में अभी भी ग्लूकोज की नली लगी थी। उसने भारी मन से वो सुनहरी कलम उठाई। जब उसने कागजों की शर्तें पढ़ी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। कागजों में साफ साफ लिखा था कि वो सिंगानिया हवेली से एक तिनका भी नहीं ले जा सकती और उसे अपने पिता की कंपनी के सारे शेयर विवान को देने होंगे। ये सब उस धोखे के हर्जाने के तौर पर मांगा गया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। एक गहरी और लंबी सांस लेकर उसने अपनी सारी दौलत और अपनी पहचान पर साइन कर दिए। उसने खुद को एक पल में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वकील ने तसल्ली से कागज समेटे और जाते जाते एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो, आपका दिन शुभ रहे। जैसे वो कमरे से बाहर निकला, अनिका के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज वो वाकई अकेली थी। न मम्मी पापा, न पति, और जिस बहन को अपनी परछाई समझा था वो सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसके पास उस वक्त पहनने को सिर्फ वही एक ड्रेस थी जो बिस्तर पर पड़ी थी। अस्पताल के बाहर वकील एक काली कार में बैठा जहाँ विवान और रिया बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वकील ने अपनी जीत की सेखी बघाड़ते हुए बताया कि कैसे उसकी माँ के नाम की धमकी काम कर गई। विवान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने वकील की फीस बढ़ाने का वादा किया। रिया ने विवान के कंधे पर सर रखा और दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे किसी की ज़िंदगी तबाह करके उन्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। अगले 2 दिन अनिका अस्पताल में बिल्कुल तन्हा रही। विवान ने उसका फ़ोन पास छोड़ दिया था, जो शायद उसकी इकलौती उम्मीद थी। उसने दिमाग लड़ाते हुए अपने पर्सनल अकाउंट के थोड़े से पैसे एक गुप्त खाते में ट्रांसफ़र कर दिए थे ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। जब वो अस्पताल से बाहर निकली तो उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसने तय किया कि वो अपनी सौतेली माँ मोहिनी के पास जाएगी। उसे भरोसा था कि भले ही मोहिनी उसे प्यार ना करती हो, लेकिन वो रिया की इस घिनौनी साजिश का साथ कभी नहीं देंगी। आखिर विवाह से शादी तो उन्होंने ही फिक्स करवाई थी। उसने टैक्सी ली और शर्मा निवास का पता दिया। टैक्सी जब घर के सामने रुकी तो अनिका सुन्न होकर बैठी रही। उसकी आंखों से गिरते आंसू टैक्सी ड्राइवर ने शीशे में देख लिए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर और सभ्य दिखने वाली मैडम किस दर से गुजर रही हैं। उसने धीरे से कहा, मैम हम पहुंच गए हैं। अनिका अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ड्राइवर ने दोबारा आवाज़ दी और हल्का सा हॉर्न बजाया। अनिका हड़बड़ाकर होश में आई और शर्मिंदा होते हुए गाड़ी से उतरी। ड्राइवर ने पैसे लेते हुए बड़ी सादगी से कहा, मैम मैं नहीं जानता आप पर क्या बीत रही है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस अजनबी की बातों ने अनिका को थोड़ी सी ताकत दी। उसने पैसे दिए और तेज़ी से घर की तरफ बढ़ी। जैसे वो मेन गेट पर पहुंची और अंदर कदम रखने वाली थी, भीतर से आती आवाज़ों ने उसके कानों में पिघले हुए शीशे जैसा काम किया। वो जहाँ की तहाँ पत्थर बनकर रह गई। अंदर से आ रही आवाज़ों ने उसके खून को जमा दिया। अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर भोंक दिया हो। उसकी सौतेली माँ श्रीमती मोहिनी भी इस पूरी घिनौनी साजिश का हिस्सा थी। जिस औरत को उसने माँ का दर्जा दिया वही उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रही थी। ये सच बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह बदहवास होकर वहाँ से भाग निकली। वह घंटों सड़क पर पागलों की तरह भटकती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, किसके पास सिर झुकाए। वह फुटपाथ पर बेजान कदमों से चल रही थी कि अचानक उसे किसी ने आवाज़ दी, अनिका शर्मा। ये उसकी बचपन की सहेली रूपा थी। रूपा उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ी। तभी सड़कों पर लोगों की भीड़ उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। उसी पल एक तेज़ रफ्तार कार अनिका के बगल से हवा को चीरती हुई गुजरी।
जिससे अनिका और रूपा दोनों डगमगा गईं। रूपा उस पर बुरी तरह चिल्लाई, पागल हो गई है क्या अनिका? क्या जान देना चाहती है? रूपा ने जब करीब से अनिका को देखा तो वह दंग रह गई। अनिका का चेहरा रोने की वजह से सूजकर लाल हो चुका था और उसमें जरा सी भी जान नहीं लग रही थी। अनिका ने कांपती आवाज़ में कहा, थैंक्स रूपा। उसके मन में आया कि काश रूपा उसे नहीं बचाती। अगर वह उस कार के नीचे आ जाती तो शायद यह रोज़ रोज़ का तड़पना तो ख़त्म हो जाता। वह अपने मम्मी पापा के पास चली जाती, जहाँ कम से कम कोई साजिश तो नहीं होती। उसने आसपास के लोगों की खुसुर फुसुर सुनी। कोई उस पर तरस खा रहा था तो कोई उसे ही कोस रहा था। रूपा ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क के किनारे ले आई। उसने फिक्रमंदी से पूछा, आखिर हुआ क्या है अनिका? तू इस हाल में क्यों है? रूपा ने सुना था कि अनिका की शादी विवान सिंघानिया से हुई है। फिर आज वह इस तरह लावारिसों की तरह सड़क पर क्यों घूम रही है? अनिका ने रुंधे गले से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता रूपा। अब मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। शायद तुझे मुझे उस कार के नीचे ही मर जाने देना चाहिए था। रूपा फौरन पूरा माजरा समझ गई। उसे अंदाज़ा हो गया कि अनिका की शादी और उसके सौतेले परिवार ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ उसे मौती सुकून लग रही है। रूपा ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसे पता था कि इस वक्त अनिका को सवालों की नहीं, सहारे की ज़रूरत है। उसने एक टैक्सी बुलाई और अनिका को लेकर अपने घर आ गई। रूपा एक छोटे से घर में अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। ये घर अनिका की उस हवेली जैसा आलीशान तो नहीं था, लेकिन यहाँ की हवाओं में अपनापन ज़रूर था। रूपा की माँ ने जब अनिका की हालत देखी तो उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, बस एक माँ वाली ममता के साथ उसका स्वागत किया। रूपा के परिवार ने अनिका को सर आँखों पर बिठाया, उसे नहलाया, खाना खिलाया और एक मेहमान वाले कमरे में आराम करने के लिए जगह दी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जहाँ उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, वहीं एक पुरानी सहेली और उसका परिवार उसके साथ फरिश्ता बनकर सामने आया। वह उनकी इस बलमनसाहत को देख और ज़्यादा रोने लगी। उसका अपना परिवार बेगाना हो गया था और ये बेगाने लोग आज उसका सबसे बड़ा सहारा थे। अगले 2-3 दिनों तक अनिका गुमसुम रही। रूपा का भाई अपनी हल्की फुल्की बातों और मजाकों से उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटने लगी। किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला कि वह अपना राज बताए। जब 4 दिन बाद अनिका थोड़ी नॉर्मल हुई और सबसे घुलने मिलने लगी, तब एक शाम रूपा की माँ ने उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से अनिका का हाथ थामते हुए पूछा, बेटा अब तेरा मन थोड़ा शांत है तो क्या हमें बताएगी कि आखिर उस रात हुआ क्या था? वहाँ कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया था। रूपा के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका की हालत इतनी खस्ता कैसे हो गई। उसने अपनी दोस्त के मुंह से यह तक सुन लिया था कि वो जीने के बजाय किसी कार के नीचे कुचलकर मरना पसंद ज़्यादा करेगी। वो उसे अपने घर तो ले आई थी, लेकिन उस गहरे जख्म की असली वजह अब तक नहीं जान पाई थी, जो अनिका को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। रूपा ने जब अनिका की तरफ देखा तो दोनों की आंखें मिलीं। अनिका ने फ़ौरन अपनी नज़र नीची कर ली और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर सैलाब बनकर बहने लगे। रूपा की माँ ये देखकर एकदम दंग रह गईं। इतने दिन हो गए थे पर लड़की का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें अचानक अपने पूछने पर पछतावा होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था। वो अपनी मेहमान को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। अनिका बेटा, अगर तू कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने पुरानी बातें छेड़ दी। रूपा की माँ ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अनिका अब कुछ बोलेगी, लेकिन तभी अनिका ने एक लंबी सिसकी भरी और अपनी रुलाई रोकते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाई। उसने अपनी पूरी आप बीती सुनानी शुरू की। अस्पताल पहुंचने से लेकर उस वकील के धोखे और ज़बरदस्ती तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करवाने तक का पूरा कच्चा चिट्ठा। जब रूपा और उसकी माँ ने वो सब सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रूपा अपनी सहेली की इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे की बेटी के साथ
इतना घटिया कैसे कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके पति की पहली औलाद थी। अनिका ने सिसकते हुए कहा, आंटी इसमें मेरी क्या गलती थी कि मेरे मम्मी पापा की शादी से पहले मेरा जन्म हुआ। मैं आज तक उनके बीते कल का बोझ ढो रही हूँ। मुझे घर से निकालने के लिए इतनी नीच साजिश रची गई कि मेरा सब कुछ लूट लिया गया। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होती और किसी गैर आदमी को अपनी ज़िंदगी तबाह करने का मौका कभी नहीं देती। रूपा और उसकी माँ के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि अनीका ने किस लेवल की टॉर्चर झेली है। एक सेटल शादी का अंत इतना गंदा होगा ताकि सौतेली बहन का रास्ता साफ हो सके, ये सोच कर ही रूह काँप जाए। रूपा की माँ ने अनीका का हाथ थामते हुए उसे हौसला दिया, बेटा हम तेरे पुराने ससुराल या मायके जैसे अमीर तो नहीं है, लेकिन इतना मान ले कि यहाँ तुझे एक परिवार ज़रूर मिलेगा। जब तक तेरा मन करे यहाँ रह। अब तुझे ये रोना धोना बंद करके अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये ज़िंदगी अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी। बुरा वक्त कट गया, अब बस हिम्मत मत हारना। अगले 1.5 महीने तक अनीका उसी छोटे से घर में रूपा के परिवार के साथ रही। धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे थे। उधर विवान सिंघानिया पागलों की तरह अनीका को ढूंढ रहा था। उसने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने बंदे लगा दिए थे। असल में विवान के मन में अनीका के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ और रिया की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर नाच रहा था। अब उसे अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था और वो अनीका को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देना चाहता था ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। लेकिन अनीका का कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा था। विवान अक्सर उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसे डर सताने लगा था कि कहीं अनीका ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। रिया विवान के इस बदलते रंग को देख रही थी। उसे शक होने लगा था कि कहीं विवान को अनीका की याद तो नहीं सता रही। पर फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि विवान और अनीका के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। जब विवान की शादी अनीका से हुई थी तभी विवान और रिया छुप छुप कर चक्कर चला रहे थे। अनीका बेचारी बस नाम की बीवी बनी रही, जबकि विवान के तन और मन पर रिया का कब्जा था। जब रिया ने विवान से उसकी टेंशन पूछी तो विवान ने ऑफिस के काम का बहाना बनाकर बात काट दी। रिया को लगा कि शायद काम का ही प्रेशर होगा और वो विवान को बहलाने लगी। इसी बीच रूपा ने अपनी ही कंपनी में अनीका के लिए एक नौकरी का जुगाड़ कर दिया। अनीका को अगले मंडे से काम पर जाना था और अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेना था। सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन अनीका के मन में एक नया डर बैठ गया था। उसे महसूस हुआ कि इस महीने उसे पीरियड्स नहीं हुए हैं और 2 हफ्ते ऊपर हो चुके थे। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उस खौफनाक रात की यादें उसे डराने लगीं। उस वक्त वो इतनी टूटी हुई थी कि उसे गर्भ निरोधक गोलियों का ख्याल ही नहीं आया। उसने सोचा कि अगर विवान और रिया ने उसे फंसाने के लिए किसी अजनबी का सहारा लिया था तो क्या उन्हें उसकी सेफ्टी की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी? क्या उन्होंने उस आदमी को कंडोम इस्तेमाल करने तक की हिदायत नहीं दी थी? जब रूपा काम पर चली गई तो अनीका चुपके से घर से निकली और पास के एक अस्पताल पहुंच गई। उसने वह अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। सैंपल देने के बाद का एक एक पल उसे सदियों जैसा भारी लग रहा था। वो घबराहट में खुद से ही सवाल कर रही थी कि ये लोग रिपोर्ट देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। आखिरकार डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अनीका के हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक जो औरत रिपोर्ट के लिए उतावली हो रही थी, अब वो उसे हाथ में पकड़ने से भी कतरा रही थी। डॉक्टर ने उसकी तरफ एक गहरी नज़र डाली। अक्सर ऐसी लड़कियां जो एसी कमरे में भी पसीने पसीने हो जाती हैं, वो वही होती हैं जो किसी धोखे या मजबूरी का शिकार हुई होती हैं। अनीका ने कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने अनीका को बड़ी हैरानी से घूरा। अनीका के पूछने का तरीका ऐसा था जैसे उसे अपनी रिपोर्ट देखने से मौत आ रही हो। डॉक्टर ने एक पल शांत और प्रोफेशनल लहजे में कहा, सुश्री अनीका, आप खुद ही देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है। अनीका के हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। उसने जैसे तैसे लिफाफा फाड़ा और कागज़ पर नज़र डाली। कमरे के एसी की ठंडक में भी उसे पसीने छूट रहे थे, यहाँ तक कि उसकी कमीज तक गीली हो गई। जैसे उसकी नज़र रिपोर्ट के शब्दों पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला।
जिस खौफनाक सच से वह अब तक भाग रही थी वह पत्थर की लकीर बनकर उसके सामने खड़ा था। डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए धीरे से कहा, मैम आप 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर पुराने खिलाड़ी थे। वे अनिका के चेहरे के हाव भाव देखकर ताड़ गए कि वह इस खबर के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं थी। अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर आंसू लगातार बहे जा रहे थे। डॉक्टर समझ चुके थे कि यह बंदी किसी गहरे सदमे में है और इस प्रेगनेंसी ने उसकी मुश्किलों को पहाड़ जैसा बना दिया है। डॉक्टर ने थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए सलाह दी, अगर आप अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो वो ऑप्शन अभी खुला है, लेकिन कानूनन जिस मर्द की यह संतान है उसके साइन की ज़रूरत होगी। अनीता के सब्र का बांध टूट गया और उसके मुँह से अचानक निकल गया, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। ये कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एक अनजान डॉक्टर के सामने अपनी ज़िंदगी का सबसे काला पन्ना नहीं खोलना चाहिए था। डॉक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वैसे तो ये उनका काम नहीं था, लेकिन अनिका की बेबसी देखकर उन्हें उस पर तरस आ गया। यही सबसे बड़ी वजह है कि आपको ये बच्चा नहीं पालना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर और एक इंसान होने के नाते चाहूँगा कि आप जल्दीबाजी में कोई स्टेप न उठाएं। अनिका ने भारी मन से उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि वह इस बारे में सोचेगी। डॉक्टर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि वह जब चाहे उनसे कांटेक्ट कर सकती है। अनिका ने बेमन से कार्ड लिया और लगभग भागते हुए अस्पताल से बाहर निकली। वह टैक्सी में बैठकर बस वहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे इस हाल में देख न ले। उसके दिमाग में हजारों सवाल जहर की तरह दौड़ रहे थे। वह उस आदमी का चेहरा तक नहीं जानती थी, तो बच्चे का क्या होगा? उसके पास न घर था, न पैसे और न ही कोई सहारा। वह खुद को और इस मासूम जान को कैसे संभालेगी? उसी शाम डॉक्टर का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने अनीका को रात 8 बजे सिटी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बहुत मनाया। अनीका न चाहते हुए भी उनसे मिलने के लिए मान गई। 2 दिन बीत गए। रूपा बाजार से सामान लेकर लौटी तो वह बहुत एक्साइटेड थी। उसे अनीका को काम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझाने थी, क्योंकि अगली सुबह से अनीका की नौकरी शुरू होने वाली थी। अनीका ने आज तक सिर्फ अपने पापा के बड़े बिजनेस में हाथ बटाया था। उसे कॉरपोरेट ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रूपा ने कमरे के बाहर से ही अनीका को आवाज़ दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने फ़ोन लगाया तो वह भी बंद आ रहा था। रूपा को लगा कि शायद अनीका सो रही होगी, पर जब उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली और खामोश पड़ा था। अलमारी खुली थी और अनीका का सामान वहाँ नहीं था। रूपा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। अनीका का एक मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही रूपा के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वह बदहवास होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी। उसके जहन में बस यही सवाल था कि अनीका ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार बताया था क्यों नहीं? क्या उसे यहाँ कोई कमी महसूस हुई थी? रूपा की माँ और भाई तो उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे, फिर वह ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? काफ़ी देर बाद जब रूपा की माँ कमरे में आई तो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घबरा गईं। उन्होंने रूपा को सहारा देकर उठाया और पूछा, क्या हुआ रूपा? तू ऐसी क्यों रो रही है? मुझे बता बेटा, मैं सब ठीक कर दूँगी। रूपा कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस अपना फ़ोन माँ की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही रूपा की माँ ने मैसेज पढ़ा, उनके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। उनकी आंखें गुस्से और हैरानी से भर आईं। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जिसने उनके पूरे परिवार की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया था। अनीका ने जाते जाते उनके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया? माँ सीरियस हो गई और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उनसे अनजाने में कोई ऐसी बात हो गई थी जिसने अनीका को इतना हर्ट कर दिया कि उसने इस घर को छोड़ना ही बेहतर समझा। रूपा उसकी माँ और भाई के लिए 2 दिन किसी मातम से कम नहीं था। घर का कोना कोना अनीका की कमी महसूस कर रहा था। उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि जो लड़की कल तक उनके साथ हंस हंस कर बोल रही थी, वो अचानक बिना कोई सॉलिड वजह बताए बस एक मैसेज छोड़कर कहाँ गायब हो गई। उन्होंने चप्पे चप्पे पर उसे ढूंढा, पर अनीका जैसे हवा में ही उड़ गई थी। 4 साल बाद एक नई शुरुआत। दिल्ली का एयरपोर्ट हमेशा की तरह मुसाफिरों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था।
नीले रंग के फिटेड सूट और पैंट में एक औरत पूरे टसन के साथ बाहर निकली। आंखों पर चढ़ा डार्क काला चश्मा और हवा में लहराते उसके बाल। अनिका शर्मा अब वो पुरानी सहमी हुई लड़की नहीं रह गई थी। उसने अपने दोनों तरफ एक एक छोटे बच्चे का हाथ थाम रखा था। चारों ओर की आपाधापी को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि 4 साल बाद भी दिल्ली का मिजाज नहीं बदला। वही शोर शराबा, वही मौसम और वही रफ्तार। मगर अनिका पूरी तरह बदल चुकी थी। इन 4 सालों ने उसे जीवन की कड़वी हकीकत को गले लगाना सिखा दिया था। अब उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा अलग ही कॉन्फिडेंस और मजबूती थी। वह पहले से कहीं ज़्यादा निडर और समझदार नजर आ रही थी। उसके साथ चल रहे दोनों जुड़वा लड़के इतने प्यारे थे कि रास्ते से गुजरने वाला हर बंदा अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें देखने को मजबूर हो जाता। लोग अक्सर उसके लुक्स को देखकर दंग रह जाते थे। अनिका खुद भी कभी कभी उन्हें गौर से देखती और सोचती कि इनका बाप आखिर कौन होगा। वो अजनबी ज़रूर कोई बेहद असरदार और हैंडसम बंदा होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों का आलम यह था कि कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था तो कोई रुककर उन्हें दुआएं दे रहा था। कुछ लोग तो इतने दीवाने हो रहे थे कि उन बच्चों को फ्लाइंग किस दे रहे थे। अनिका को अपने बेटों का 2 कट वाला हेयर स्टाइल बहुत पसंद था, जो उनके गोल माथे और तीखी नाक पर खूब जचता था। उनकी वी शेप वाली जॉ लाइन और बड़ी बड़ी गहरी आंखें उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। अनिका अक्सर भीड़ में ऐसे चेहरे तलाशती थी जिनकी शक्ल उसके बेटों से मिलती हो। शायद कोई ऐसा मिल जाए जो इनके खून का रिश्ता बयान कर सके। मम्मा, क्या यही हमारा शहर है? लब ने अपनी नन्ही सी आवाज़ में पूछा। लब जुड़वा भाइयों में बड़ा था और अक्सर अपने हमशक्ल भाई कुश पर अपने बड़े भाई वाली धौंस जमाने की कोशिश करता था। अनिका ने टैक्सी का इंतज़ार करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सामान टैक्सी में रखते हुए उसने ड्राइवर को वही पुराना पता बताया, रूपा की माँ का घर। वह जानती थी कि वह बिना बताए गई थी, इसलिए अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले उसे उस परिवार का एहसान उतारना था और उनसे माफ़ी मांगनी थी। उधर रूपा के घर के सामने जैसे ही एक गाड़ी रुकी और हॉर्न बजा, रूपा ने खिड़की से बाहर झाँका। उसने देखा कि एक छोटा सा बेहद क्यूट बच्चा कार से बाहर निकल रहा है। रूपा उसकी मासूमियत देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा बच्चा बाहर आया। रूपा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो एकदम सीरियस हो गई। उसकी माँ ने उसकी उलझन भांप ली और कहा, बाहर जाकर देख तो सही कौन है। हर बात पर इतना क्या सोचने लग जाती है? पड़ोसियों का कोई गेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही रूपा दरवाजे तक पहुंची, उसकी चीख निकल गई। अनिका शर्मा! रूपा की माँ और भाई भी शोर सुनकर बाहर की तरफ भागे। सामने अनिका खड़ी थी, जो टैक्सी वाले को पैसे देकर उनकी तरफ मुड़ रही थी। देखते ही देखते अनीता रूपा की माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आपकी बहुत याद आई चाची, उसने रोंदे गले से कहा। चाची ने भी उसे बहुत देर तक सीने से लगाए रखा। उनकी आंखों में भी ममता के आंसू थे। इसी बीच रूपा उन दोनों बच्चों के पास गई जो खामोशी से अपनी माँ को देख रहे थे। क्या आप मिस रूपा हैं? कुश ने बड़ी एक्साइटमेंट से पूछा। उसने अपनी माँ से रूपा के बारे में बहुत कुछ सुना था। रूपा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अनिका ने कहा, हमें बहुत सारी बातें करनी है। रूपा ने लब को अपनी गोद में उठा लिया और उसके भाई ने कुश को कंधे पर बिठा लिया। मिलने मिलाने की उस घड़ी में पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। घर के अंदर पहुंचते ही जुड़वा बच्चों को चाची ने खूब लाड़ प्यार किया। इतने सालों का इंतज़ार और मलाल एक पल में ख़त्म हो गया। तू आखिर कहाँ चली गई थी अनिका? रूपा ने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। जाते वक्त तूने बस इतना लिखा था कि खुद को मजबूत बनाने के लिए अकेले रहना चाहती है। अनिका ने अपनी नज़रें झुका लीं और कहा, मैं बेंगलुरु चली गई थी रूपा। मुझे माफ़ कर देना कि मैं इस तरफ भाग गई। उस वक्त मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें या चाची को बता देती तो तुम लोग मुझे कभी अकेले नहीं जाने देते। इसलिए जब घर पर कोई नहीं था तब मैंने निकलने का फ़ैसला किया। सबने उसकी बात समझी और बच्चों के सामने ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। अनिका को उसी गेस्ट रूम में ठहराया गया जहाँ वो 4 साल पहले गई थी।
रात को चाची ने सबकी पसंद का बढ़िया खाना बनाया। खाना खाने के बाद अनीका अपने बच्चों को बेड पर ले गई और उन्हें कहानियाँ सुनाने लगी। रूपा दरवाजे पर खड़ी होकर ये मंजर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली अब 2 बच्चों की जिम्मेदार माँ बन चुकी है। अनीका ने जब रूपा को मुस्कुराते देखा तो वो भी धीमे से मुस्कुरा दी। उसे अब लोगों के घूरने या लड़कों की तारीफ सुनने की आदत हो चुकी थी। जब बच्चे गहरी नींद में सो गए तब रूपा ने धीरे से पास में आकर पूछा, अनीका, मुझे बिना बताए भी सब पता है कि ये तेरे ही बेटे हैं, पर क्या ये उसी काली रात का नतीजा है जब वो सब हुआ था? अनीका ने भारी मन से अपना सिर हिलाया। उसके बच्चों पर कंबल ठीक से डाला और खड़ी हो गई। वो रूपा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ड्राइंग रूम तक खींच लाई। अब वक्त आ गया था कि वो उन 4 सालों के हर एक लम्हे, उस संघर्ष और उस अजनबी डॉक्टर के साथ हुई अपनी मुलाकातों का पूरा सच अपने इस इकलौते परिवार के सामने खोल कर रख दे। रूपा की माँ को इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि जैसे ही बच्चे सोएंगे अनीका अपना दिल खोल कर रख देगी। जब उन्होंने रूपा और अनीका को हाथ पकड़े कमरे से बाहर आते देखा तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। वे समझ गई थीं कि अब राजू से पर्दा उठने वाला है। अनीका और रूपा एक दूसरे के सामने जमकर बैठ गईं। रूपा का भाई हर्ष उस वक्त घर पर नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम्स खेलने बाहर गया हुआ था, इसलिए घर में काफ़ी शांति थी। अनीका ने एक लंबी सांस ली और बात शुरू की। चाची रूपा, मेरी ज़िंदगी के उस सबसे खौफनाक दौर में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा कभी उस अंधेरे में नहीं गिरूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मैं काफ़ी मजबूत हो गई हूँ। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाते हुए आगे कहा, जब मैं उस दिन अस्पताल गई थी तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस वक्त तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना नौकरी, और ना ही मुझे उस इंसान का पता था जिसने मेरे साथ वो सब घटिया काम किया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जिस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था उन्होंने एक इंसान होने के नाते मेरा मदद करने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया जो बेंगलुरु में रहते थे। वे लोग बहुत ही नेक थे और उन्होंने मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया। इसलिए मैंने आनन फानन में वीज़ा का जुगाड़ किया और आप लोगों को बिना बताए वहाँ चली गई, क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग शायद मुझे इतनी दूर अकेले नहीं जाने देते। अनीका की आंखों में यादों की चमक थी। उसने बताया, बेंगलुरु में उन लोगों ने मेरा स्वागत बिल्कुल अपनी बेटी की तरह किया। वहाँ मैंने एक जॉब शुरू की और धीरे धीरे पैसे जोड़े। डॉक्टर लैंड्रे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। यहाँ तक कि उनकी मम्मी ने बच्चों के होने के बाद एक दाई की तरह उनकी सेवा की, ताकि मैं काम पर जा सकूं और अपनी वापसी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। अब 3 साल बीत चुके हैं और लड़के थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। लैंड्रे ने ही मेरी हेल्प की और दिल्ली के ओबराय ग्रुप में मेरे लिए एक एग्जीक्यूटिव डिज़ाइनर की नौकरी पक्की करवाई। आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। अनीका ने अपनी पूरी कहानी छोटे में ख़त्म की। रूपा की आंखें भर आईं। उसे बहुत दुख था कि उसकी सहेली ने इतना सब कुछ अकेले झेला। उसने रुंधे गले से कहा, अनीका, तू कम से कम एक बार तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती थी। हमें लगा कि शायद हमसे कोई गलती हो गई जो तू ऐसे छोड़कर चली गई। रूपा की माँ ने अनीका का हाथ थामते हुए बड़े प्यार से कहा, जो बीत गया उसे भूल जा बेटा। मुझे खुशी है कि तूने उन बच्चों को जन्म दिया और हार नहीं मानी। तू एक बहुत अच्छी माँ है। हम तेरे उस दोस्त डॉक्टर लैंडे से ज़रूर मिलना चाहेंगे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक अजनबी के लिए इतना कुछ किया। अनीका ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो लैंडे को घर ज़रूर बुलाएगी। साथ ही उसने बताया कि कल वो एक नया घर खरीदने जा रही है और परसों से उसकी नई नौकरी शुरू हो जाएगी। उसने रूपा के साथ चलने की जिद की ताकि वो घर फाइनल करने में उसकी मदद कर सके। रूपा ने हंसते हुए हाँ कह दिया और मजाक में कहा, ठीक है बाबा, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगी। कम से कम साथ रहूँगी तो तसल्ली रहेगी कि तू फिर से बच्चों को लेकर कहीं गायब नहीं हो रही है। इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब अनीका पहले वाली नासमझ लड़की नहीं रही। वो अब ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसके बाद चाची दोनों सहेलियों को पुरानी बातें करने के लिए छोड़कर
अपने कमरे में चली गईं। अनिका ने शरारत से रूपा की तरफ देखा और पूछा, अच्छा ये बता कि तेरे उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? रूपा के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी पीठ पीछे किसी और को डेट कर रहा था। एक दिन उसने बड़े आराम से उसे लंच पर बुलाया और कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करता और उसे छोड़ना चाहता है। रूपा ने बताया, उसने मुझसे माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसने मुझे शादी के झूठे सपने दिखाए। पर सच तो यही है कि उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रूपा की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे वो अभी के अभी रो पड़ेगी। अनिका ने उसे गले लगाया और समझाया, रूपा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक घटिया इंसान ज़िंदगी से जाता है तभी किसी अच्छे इंसान के आने की जगह बनती है। बस अब दोबारा किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा संभल कर कदम उठाना। जहाँ तक अनिका का सवाल था, उसका मर्दों पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसके दोनों बेटों के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि प्यार जैसा कोई लफ्ज़ अब उसकी डिक्शनरी में बचा भी है या नहीं, लेकिन रूपा ने उसे यकीन दिलाया कि एक दिन उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे और उसके बच्चों को इतना प्यार देगा कि वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाएगी। दोनों सहेलियों ने देर रात तक गप्पे मारी और फिर अपने अपने कमरों में चली गईं। बिस्तर पर लेटे अनिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि विवान सिंघानिया और रिया अब कितने मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे। उसे अपनी बहन पर अफसोस हुआ, जिसने अपने लालच के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। उसे अपने पापा मानिक शर्मा की याद आई, जिन्होंने दोनों बहनों को हमेशा एक जैसा प्यार दिया। लेकिन पिता के जाते ही सौतेली माँ मोहिनी ने रिया के दिमाग में इतना जहर भर दिया कि रिया ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। अनिका ने मन ही मन सोचा कि मोहिनी और रिया को उनके किए की सज़ा कर्मा ज़रूर देगा। लेकिन जहाँ अनिका को लग रहा था कि विवान और रिया अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐश कर रहे होंगे, हकीकत में सीन कुछ और ही था, जो उन दोनों को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।